कोरोना विस्तार के बीच बेरोजगारी, गरीबी एवं बेरोजगारी, जैसे कि मेरा टॉपिक ये कुछ नया नहीं है। बेरोजगारी और गरीबी से तो हमारा देश जूझता ही आ रहा है। स्वतंत्रता के समय से ही हम गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। हमारा देश गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। बेरोजगारी की ऐसी जंजीर है जो तोड़ नहीं पा रहे हैं। यदि हम 1951 से देखें तो 1951 में जब हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, उस समय से अभी 2017 की बात कर रहे हैं, 2017 तक हम 12 पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर चुके हैं। इन योजनाओं में अलग अलग योजनाओं में बहुत सारी ऐसे सरकारी कार्यक्रम लाए गए जिसमें कि गरीबी उन्मूलन प्रमुखता से रखा गया और रोजगार सृजन के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई, जिसमें से जो हम पंचमी पंचवर्षीय योजना की बात करें जो कि 1974 में स्टार्ट हुई थी, 1 अप्रैल 1974, उसमें जो है गरीबी उन्मूलन का ही उद्देश्य रखा गया था। मुख्य उद्देश्य, मुख्य बिंदु, जो प्राथमिकताएं दी गई थी उसमें गरीबी उन्मूलन को दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद 6th 5 years प्लान में भी ये आगे एक्सटेंड किया गया। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं जबकि 12 पंचवर्षीय योजनाएं हम समाप्त कर चुके हैं, फिर भी हमारे पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा भाग आज भी जो है बीपीएल है, गरीबी रेखा से नीचे है, जिसको कि अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा है। और बेरोजगारी, यदि हम लोग बेरोजगारी की बात करें तो रोजगार सृजन के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। इसमें बेरोजगारी बढ़ने का एक कारण तो हमारा जनसंख्या विस्फोट भी रहा, जिसके वजह से जितनी रोजगार का सृजन किया गया है विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के द्वारा, जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें जितने भी रोजगार सृजन किए गए उससे कहीं अधिक हमारे जो है एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन बेरोजगारी के लिस्ट में जुड़ता चला गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी, इसमें नया क्या है, हम क्यों इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं कोविड के टाइम में, तो इसमें नया ये है कि जो हमारे 2006 और 2016 डेटा जो यूएनए की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 2006 से लेकर 2016 के बीच हमारा जो है 27.1 यानी कि 27.10 करोड़ वो गरीबी से निकले, फिर भी 37 करोड़ यानी कि 37 करोड़ लोग गरीब हैं। तो जो 2006-2016 का डेटा कह रहा है कि 37 करोड़ लोग गरीब हैं। ये कोविड क्या कर रहा है, ये कोविड वो समय लेकर आया है करोड़ गरीबों में 40 करोड़ और गरीब जुड़ रहे हैं। तो यानी कि हमारे पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा ह्यूज भाग जो है वो गरीबी की तरफ जा रहा है। और कोविड के पहले यदि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है, कार्यशील जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन जो कार्यशील काम कर सकते, कार्यशील जनसंख्या मीन्स हुआ जो जैसे 16 में आप ऐसे काम नहीं कर सकते जो आपके हेल्थ के लिए हजार्डस हो, 18 है, 18 से लेकर आप 60 रखो, 65, इस बीच की जो उसको हम कार्यशील पॉपुलेशन बोलते हैं। यदि कार्यशील जो हमारी आबादी है उसका 6 to 7 करोड़ जो थे वो बेरोजगार थे। तो जो ये कोविड का पीरियड है, ये कोरोना महामारी का जो पीरियड है, उसमें लगभग 12 से 14 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं, उसमें जुड़ रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि जो असंगठित क्षेत्र है
है वो उसका जो हमारा असंगठित क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या है कार्यशील जनसंख्या है, वो कार्यशील जनसंख्या के 90% लोग जो है उसी में कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी जो है हो रही है। लॉकडाउन होने के वजह से जो उद्योग धंधे हैं, आर्थिक क्रियाकलाप है, वो एक तरह से ठप हो गया है। तो लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए हैं, पूरी तरीके से बेरोज़गार। ऐसी नहीं है कि जो है असंगठित क्षेत्र के लोग ही बेरोज़गार हुए हैं, संगठित क्षेत्र में भी लोग जो है उस क्षेत्र में भी छटनी हो रही है। जितना पहले एम्प्लॉयड था वो लोग बैठा रहे हैं, बिना सैलरी का बैठा रहे हैं, छटनी कर रहे हैं, सैलरी में कटौती कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि जो गरीबी है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड है हमारे रोज़गार से। यदि हमको रोज़गार नहीं है, हम कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हमारा इनकम नहीं है और इनकम नहीं होगा तो हम अल्टीमेटली गरीब रहेंगे। इसमें एक हमारे जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर नरकस कहते हैं कि गरीबी एक दुष्चक्र है। गरीबी एक दुष्चक्र कैसे है? विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं, वो कैसे है? एक देश हो, एक स्टेट हो या एक आदमी हो, इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। ये है विशियस साइकिल। एक साइकिल होता है गरीबी का, जो है एक दुष्चक्र होता है, एक साइकिल होता है। यदि हम गरीब हैं तो हम गरीब रहेंगे। कैसे गरीब रहेंगे? यदि हम गरीब हैं तो मुझे खाने के लिए जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए वो मुझे डाइट नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, तो हमारे काम करने की जो इफ़िशियंसी है वो कम है, हम उतना काम नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो तो आपका इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो तो ये जो इस साइकिल है वो, तो ये साइकिल को कैसे तोड़ा जाएगा? इसके लिए एक बिग पुश चाहिए। उस जो साइकिल है उसको इतना स्ट्रॉन्ग पुश चाहिए कि वो साइकिल को तोड़ के हम इस गरीबी और बेरोजगारी को से निकल सकते हैं। तो अभी की हालात ये है कि हम पहले से ही कोविड के पहले से ही बेरोजगारी और गरीबी घिरे हुए थे, लेकिन ये अब बहुत बड़ा महामारी कहते हैं कि ये सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं है। कोविड जो है वो हेल्थ क्राइसिस नहीं है, ये जो है इकोनॉमिक क्राइसिस भी नहीं। कोविड एक स्वास्थ्य के लिए जो है महामारी का रूप है। इसके साथ साथ ये दो अपने साथ में लाया है और वो दो तरह का महामारी का नाम है गरीबी एवं बेरोजगारी। ये और इस हम कोविड के वजह से तो विचलित हैं ही, लेकिन ये जो इसके साथ साथ जो दो तरह की महामारी उपजी है गरीबी और बेरोजगारी, उससे भी हम विचलित हैं। इसलिए विचलित हैं कि हमारा भविष्य हमको अंधकार में दिख रहा है कि अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे। इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी जो कोविड के पहले यानी लॉकडाउन के पहले भी हमारे अर्थव्यवस्था में मंदी थी, इसका मुख्य वजह ये था कि हमारा मांग कम था। मांग कम होने से क्या होता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की होता है। एक होता है स्वतः इन्वेस्टमेंट, एक होता है इंड्यूस्ड यानी कि प्रेरित निवेश होता है। स्वतः निवेश जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, वेलफेयर के लिए किया जाता है, मानव कल्याण के लिए किया जाता है। उसका ये मोटिव नहीं होता है कि लाभ हो, वो इसलिए किया जाता है कि देश के नागरिकों को मैक्सिमम अधिकतम वेलफेयर मिले। लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है वो लाभ से प्रेरित होता है, वो लाभ जहाँ देखेगा वहीं इन्वेस्टमेंट होगा। लाभ नहीं होगा तो वो निवेश नहीं करेगा, और निवेश एक मुख्य माध्यम है रोजगार सृजन का। तो हम यदि मार्च से पहले चलते हैं, जो कोविड का पीरियड है उससे पहले यदि चलते हैं, तो उस समय भी हम देखते हैं कि हमारा
मंदी के दौर से गुजर रहा था, उसका मुख्य कारण था जो खपत है, निजी खपत है, उसमें कमी। यदि निजी खपत हमारे अर्थव्यवस्था में जो डिमांड है, उपभोक्ता मांग है निजी क्षेत्रों का 60% है, उसमें यदि हमारा मांग घटेगा तो निवेश क्या होंगे, हतोत्साहित होंगे। जब नहीं होगा तो रोजगार का सृजन नहीं होगा, रोजगार का सृजन नहीं होगा तो हमारा आय कम, तो हम गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहेंगे। उस दुष्चक्र से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि अभी जो है मंदी की दौर से गुजर रही है। हमारी अर्थव्यवस्था कोविड के पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रही थी। तो ज़रूरत अभी की क्या ज़रूरत है, जबकि बेरोजगारी और गरीबी जो है इतना भयावह रूप धारण कर लिया है। तो अभी इसके निराकरण के लिए जो है स्टेप लेना पड़ेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा। कुछ पहले की बात बता रही हूँ, जब 1929 में मंदी आया था और तो उसके पहले जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थियरी चलती थी, जिसमें उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, आर्थिक क्रियाकलाप में गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ का काम क्या होना चाहिए, आप अपने नागरिकों का सुरक्षा करें, सुरक्षा कोई इंटरफेरेंस जो है आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं करना। जब 1929 में मंदी आया तो उस समय जो है केन्स का युग का स्टार्ट हुआ। 1936 में केन्स की बुक आई थी, जनरल थियरी गवर्नमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट को जो है इंटरफेयर करना चाहिए, आर्थिक क्रियाओं में इंटरफेयर करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि जब आज के डेट में यदि हम देखें कि निजी निवेश हतोत्साहित है, निजी निवेश निजी जो निवेशक है वो कर नहीं रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को निवेश करना पड़ेगा। निवेश का मतलब ये है कि आप इकोनॉमी में पैसा, लिक्विडिटी, कैश को उसको लोगों के पॉकेट तक पैसा पहुंचना चाहिए। लोगों के पॉकेट तक पैसा पहुंचेगा तो उस पैसे से जो है लोग डिमांड करेंगे। तो उस डिमांड को देखते हुए जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे निजी जो निवेशक है वो प्रोत्साहित होंगे और होगा, नए रोजगार का सृजन होगा, जिससे हम लोग गरीबी से मुक्त हो पाएंगे। ने तो यहाँ तक कहा था कि यदि गवर्नमेंट के पास कोई काम नहीं, वैसे आप जानते हो कि गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन यदि मान लो कि सपोज कि गवर्नमेंट के लिए कोई काम नहीं है तो वो ये कर सकती है, इकोनॉमी में पैसे को इंजेक्ट कर सकती है कि एक गड्ढा खुदवाए, उसको भरवाए, या कुआं खुदवाए या भरवाए। गड्ढा खोद रहे हैं या कुआं खोद रहे हैं, भर रहे हैं, खोद रहे हैं, उनके पास जो है लिक्विडिटी जाएगा, उनके आय में वृद्धि होगा। उसी आय से वो क्या करेंगे, मांग करेंगे। और जब वो किसी गुड्स का प्राइवेट जो निजी क्षेत्र में उत्पादन होता है कोई गुड्स, उसका जब वो मांग करेंगे तो उससे क्या होगा, वो प्रोत्साहित होगा, वो क्षेत्र वो गुड्स का जो उत्पादक है वो प्रोत्साहित होंगे और वो उत्पादन कार्य करेंगे। उत्पादन कार्य करने के लिए हम लोगों को पता है कि जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन, उत्पादन के जो साधन होते हैं उसमें लेबर भी एक मुख्य साधन होता है। वैसे तो 4 साधन होते हैं, लेकिन लेबर भी एक मुख्य साधन होता है। और लेबर जब अपना वर्क देते हैं तो उसके बदले में जो उनको पुरस्कार मिलता है, उसको प्राइज मिलता है, वो होता है उसका वेज। तो इस तरह से क्या होगा, जब उनको वेज मिलेगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से या फर्म से, उनको जो आय होगा उस आय से वो दूसरे गुड्स का डिमांड करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि दूसरे गुड्स का डिमांड करेंगे तो वो जो नेक्स्ट दूसरा गुड्स होगा उसके जो इन्वेस्टर होंगे वो भी अपना गुड्स का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट होगा। इस तरह से
करके जो है इकोनॉमी में एक कुमुलेटिव जो है इम्पैक्ट पड़ेगा और इकोनॉमी जो है स्मूथली रन करते करते एक समय आएगा कि तेज़ी की स्थिति में आएगी। तो अभी का जो पीरियड है जबकि निजी क्षेत्र जो है उत्साहित है, नए निवेश करने में हिचक रही है, मांग को देखते, मांग की जो चेन है, डिमांड चेन वीक है, लोगों के एक तो है कि रोजगार छिन गया है, तो लोगों के पास पॉकेट में लिक्विडिटी नहीं है, कैश नहीं है, पैसा नहीं है, इसके वजह से लोग मांग नहीं कर रहे हैं। दूसरा है कि जो लोगों के पास पैसा है तो वो जो है वो ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि निवेश नहीं हो पा रहा है, तो रोज़गार नहीं हो पा रहा है। अब गवर्नमेंट का जो है आता है एक्शन आता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। इसके लिए जो है हम देख रहे हैं कि जो राहत पैकेजेस हैं और कैश जो है लोगों को दे रही है गवर्नमेंट, सहायता राशि दे रही है, प्रोत्साहित कर रही है, कैश के रूप में प्रोत्साहित कर रही है। पहले जो है गरीब कल्याण के लिए जो पैकेज आई थी 1.70 लाख करोड़ रुपए की, फिर जो है 20 लाख करोड़ का जो पैकेज डिक्लेयर हुआ। तो हमारे देश में जो है मैक्सिमम जो है रोजगार सृजन का जो क्षेत्र है वो है MSME, यानी कि जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग है, मध्यम आकार के उद्योग है, उनमें उस जो है ज़्यादातर जो है हमारा रोजगार का सृजन होता है। तो उसके लिए भी सरकार जो है 3 लाख करोड़ जो फंड है, राहत पैकेज है, वो उसके लिए दी है। लेकिन अभी जो रिसेंट में जो है हम लोगों को उसका प्रभाव दिख नहीं रहा है। लॉन्ग रन में हो सकता है दिखे, लेकिन अभी जो रिसेंट का हम देख रहे हैं जो सिनेरियो हो रहा है उसमें जो है उसका प्रभाव हम लोगों को नहीं दिख रहा है। यदि हम बिहार की बात करें, एक होता है ना जब हम डेटा देखते हैं तो डेटा से वो इम्पैक्ट हमारे ब्रेन में नहीं पड़ता है। जब हम विजुअल जो दृश्य देखते हैं, आँख से देखते हैं, तब हमको स्थिति की गंभीरता समझ में आती है। बिहार की बात करें तो बिहार अभी 2 तरह की त्रासदी से झेल रहा है। एक तो कोविड जो है बहुत भयंकर रूप धारण कर ले रही, विस्फोटक स्थिति में आ गई, और दूसरा है कि बिहार जो है फ्लड यानी बाढ़ की विभीषिका भी झेल रही है। कहते हैं ना कि जब हम समुद्र के किनारे बालू से घड़ौंदा बनाते हैं और एक लहर आता है और उसको बहा ले जाता है, फिर हम जो है फिर कोशिश करते हैं घड़ौंदा बनाने का बालू रेत से, फिर लहर आता है वो बहा ले जाता है। बिहार में कुछ क्षेत्रों की स्थिति वैसी ही है। लोग 1 साल तक अपना आशियाना बनाते हैं और साल का 1 महीना आता है जो उसको बहा के ले जाता है। जो क्षेत्र की ऐसी स्थिति है उस क्षेत्र में हम कैसे सोच सकते गरीबी से निकल पाएंगे, वो क्षेत्र का विकास कैसे हो पाएगा जिस क्षेत्र में एक सर्टेनिटी है कि बाढ़ आना ही है, लोग घर से बेघर होंगे ही। उस लिए जो है एक प्लान होना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए कि कैसे इस समस्या से निजात पाया जा सके। कोविड के समय हम देख चुके हैं जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया था तो कितने जो है लोग जो प्रवासी मजदूर है वो रोड पे दिख रहे थे, वो अपने राज्यों के तरफ, अपने ज़िले की तरफ, अपने गांव के तरफ लौट रहे थे। जबकि हमारा प्रवासी मजदूर थे, जब कोविड का पीरियड नहीं था, महामारी का पीरियड नहीं था, एक नॉर्मल टाइम था, तब वो बिहार से जाके दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए, अपनी नौकरी के रोटी के तलाश में गए, अपने के तलाश में गए। और जब लॉकडाउन हुआ, जब आर्थिक क्रियाएं बंद पड़ गई तो वो अपने घर के तरफ लौटने लगे। उसमें जो मुख्यतः हम देखे हैं कि यूपी, बिहार और झारखंड, ये सब जो है यहाँ के प्रवासी मजदूर जो है लौट के अपने घर की तरफ, यानी रीमाइग्रेशन
होना स्टार्ट हुआ। अब बात ये आती है कि जब हमारा नॉर्मल समय था, जब हम इस महामारी से नहीं गुजर रहे थे, उस समय इतने लाखों की जो हमारी बिहार की कार्यशील जनसंख्या है उसको हम रोजगार नहीं दे पाए, उसके लिए रोजगार का सृजन नहीं कर पाए, जिसके वजह से बेबस होकर उनको अपना राज्य को त्याग कर दूसरे राज्यों को अपनी सेवा देनी पड़ी, दूसरे राज्य पर अपना जीवन यापन के लिए निर्भरता रहना पड़ा। तो क्या वो जो लाखों लोग बिहार लौट के आ रहे हैं, तो क्या उतनी बड़ी जनसंख्या, उतनी बड़ी कार्यशील जनसंख्या, उतने जो प्रवासी मजदूर है, क्या हम उनको खपा पाएंगे? उनके लिए एक रणनीति बनाना पड़ेगा कि हम उसको कैसे खपा पाएंगे। बिहार में जैसे हम लोगों को पता है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, जो भी कृषि आधारित इंडस्ट्री थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी है, बंद पड़ गई है, उसमें बहुत लॉसेस हो रही थी, जिसके वजह से गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बड़ी जो जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या है, उसको कैसे रोजगार प्रदान करेगी? तो सोचना है कि मनरेगा के तहत उसको रोजगार लगाया जाएगा, लेकिन मनरेगा भी एक जो है टेम्प्रेरी रास्ता है, जहाँ पर कि आप 100 दिन के लिए रोजगार देते हो, 265 दिन जो है आप वो लोग बेरोजगार। मनरेगा के मजदूरों से बात करने से ही पता चलता है कि वो लोग भी कितने परेशान हैं, वो लोग भी इनफैक्ट गरीबी झेल रहे हैं। एक परिवार के एक सदस्य को दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है, और उसमें भी 100 दिन का रोजगार है, 265 दिन जो है वो बेरोजगारी में ही रहते हैं। तो रोजगार मनरेगा की यदि बात करें तो कितने लोगों को, जो लाखों प्रवासी मजदूर जो लौट के हमारे स्टेट आए हैं, उस लाखों मजदूरों में हम कितने को रोजगार देंगे? हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमारे जीर्ण पड़े हैं, बंद पड़े हैं, कृषि आधारित उद्योग बंद पड़े हैं, उसको हमको फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करना। कृषि आधारित जितने भी कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, उस कृषि आधारित उद्योग की स्थापना पर बल दें। लेकिन ये इस समय टेकिंग चीज़ें हैं कि आप एक इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, में अभी जो तत्कालीन जो समय है, उस समय में गवर्नमेंट को कैसा स्टेप लेना है वो देखना। प्रवासी मजदूर आए हैं जो बोल रहे हैं कि अब रोटी खाएंगे लेकिन बाहर नहीं जाएंगे, तो आप जो है सरकार कैसे उन लोगों को नॉन रोटी जो है, नमक रोटी जो है वो प्रोवाइड कैसे करती है? ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की कोशिश तो करवानी है, लेकिन अभी भी बिहार में लॉकडाउन है, आर्थिक क्रियाएं एक तरह से पूरी तरह से ठप है, लोग अपने घर में, लोग हताहत हैं, लोग परेशान हैं, कुछ लोग तो हेल्थ के कारण परेशान हैं, कुछ लोग जो है फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण परेशान हैं। तो चारों तरफ हाहाकार अभी मचा हुआ है। आने वाला समय में देखना है कि सरकार किस तरह का स्टेप लेती है इस परेशानी से निकलने के लिए। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो मैक्सिमम फोकस होता है वो फोकस होता है गरीब लोगों पर, यानी कि बीपीएल जो लोग हैं, जिनको कि न्यूनतम जो साधन है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, उस पे जो है लोग ज़्यादा ध्यान, वर्ग है जो मिडिल क्लास है उस पे लोग जो है बहुत कम ध्यान। एक तबका है जो कि कम करता है, यानी कि वो स्मॉल इंडस्ट्री हुआ, छोटे मोटे उद्योग धंधे में लगे रहते हैं। इस कोविड के पीरियड में क्या हुआ उनके साथ, या तो उनको काम दिया गया, या तो उनकी छटनी कर दी गई, या घर बैठा दिया गया। तो क्या अभी का क्या मिडिल क्लास का एक वर्ग जो है
गरीबी के तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसके तरफ जो है IMF भी जो है की है कि भारत में एक मिडिल क्लास का एक वर्ग है जो गरीबी के तरफ शिफ्ट कर रहा है, और जो सरकार की तरफ से जितने भी स्टेप्स लिए जाते हैं, जो है डिक्लेयर किए जाते हैं, वो जो है इस क्लास के लिए नहीं होता है, वो होता है BPL के लिए, वो गरीब लोगों के लिए होता है। मिडिल क्लास पर ध्यान नहीं दिया जाता। मिडिल क्लास की जो आर्थिक स्थितियां हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस चीज़ को भी समझना है कि मिडिल क्लास का एक वर्ग जो स्मॉल सैलरी पर काम करता है, जो छोटे मोटे उद्योग धंधे में लगे रहते हैं, उस पर भी ध्यान देना है, और उसकी आर्थिक उसको भी सहायता पहुंचाना है कि तबका नहीं, हर तरह का जो तबका है कोविड के वजह से सफरर है। बेरोजगारी जो है सिर्फ असंगठित क्षेत्रों में उत्पन्न नहीं हुई है, संगठित क्षेत्रों में उत्पन्न हो गई। अब तो बड़े बड़े इंडस्ट्री भी जो है लोगों को हटा रही है, छटनी कर रही है, सैलरी में कटौती कर रही है। जितने लोग पहले जो है बुलाए जाते थे काम पर, उससे जो है चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है तो बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया है। तो वो लोग भी रोजगार खो दिए हैं। अब वाले समय में जो सरकार का स्टेप होगा, वो स्टेप से कितना जो है निजी निवेशक जो है कितना प्रोत्साहित होते हैं, रोजगार सृजन में कितना वो अपना योगदान दे पाते हैं, वो निर्भर करेगा आने वाला समय में। हमारा मांग का जो है पैटर्न पर निर्भर करेगा। सरकार जो भी लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की कोशिश कर रही है इकोनॉमी में, वो चाहे राहत पैकेजेस के थ्रू हो या हम बोले जो कैश नकद के रूप में जो प्रोत्साहन राशि दे रही है, उससे हमारा मांग का क्या डायरेक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है जो हमारा भविष्य में हमारा रोजगार का सृजन का क्या सिनेरियो होगा, वो देखने वाली बात होगी। यदि हमारा मांग बढ़ेगा करेंगे तो निजी जो इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, वो निवेश करेंगे और रोजगार का सृजन होगा। और जब तक कि हमारा जो ये कार्यशील जनसंख्या है उसको रोजगार नहीं मिल जाता है, तब तक हम जो है गरीबी के दुष्चक्र को, जो गरीबी के जंजाल में की कोशिश करेंगे, हम तोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमको काम करने के लिए नहीं है। कितने दिनों तक हम जो है गवर्नमेंट के दिए हुए अनाज और फ्री के चीज़ों पर निर्भर रहेंगे ना। अभी तो गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको जितना मिलता था उससे इतना 5 kg अधिक चावल मिलेगा, या आपको गेहूं मिलेगा, चना मिलेगा। तो ये सारे जो है एक क्योर नहीं है, ये इलाज नहीं है। गरीबी को हटाने का ये इलाज नहीं है, ये टेम्परेरी आप मेडिसिन दे रहे हो जिससे कि आदमी जीवित रह सके। लेकिन एक स्टैंडर्ड का लाइफ के लिए ये चीज़ें सफिशिएंट नहीं है। वो अपना लाइफ एक स्टैंडर्ड का लाइफ जिए, वो अपने उसके जो गरीब हैं, जो BPL लोग हैं, उनके बच्चे का जो पहुंच हो वो स्कूल तक हो, उनके पास भी कम्युनिकेशन हो, उनके पास भी एनर्जी हो अवेलेबल हो, उसके लिए कार्य करना है। पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा भाग है जिसके बच्चे आज भी स्कूल तक विजिबल नहीं है, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। उनके तक आज का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो नहीं पहुंच रहा है, उनके पास कम्युनिकेशन सोर्स नहीं है। तो ये देखना है कि हम जो लोग इस दुष्चक्र में फंसे उसको हम कैसे निकालेंगे। उनके भी बच्चे जो गरीब हैं वो सिर्फ खाना खा के जिंदा रहने के लिए नहीं है, वो भी चाहते हैं अपना लाइफ जीना चाहते हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड का लाइफ जीना चाहते हैं। उनके भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो भी बच्चे पढ़ के कुछ करना चाहते हैं, वो भी गरीबी के दुष्चक्र से तो
टेम्परेरली हम आपको अनाज दे रहे हैं और आपको हम कैश दे रहे हैं, आप उससे सरवाइव कीजिए। ये टेम्परेरी है, कोविड का टाइम चल रहा है, सभी बोल रहे हैं स्टे होम, ठीक है स्टे होम है। और हम के द्वारा जो सहायता दी जा रही है वो ठीक है, लेकिन ये सहायता कब तक? क्या लोग बीपीएल है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिन लोगों की 2 वक्त की रोटी नहीं है, क्या उनको हम ऐसे ही अनाज और पैसा देकर, फ्री का अनाज और थोड़ा बहुत पैसा देकर उनका जीवन यापन करवाते? वो बीपीएल ही रहेंगे, वो पूरी ज़िंदगी उनके बच्चे वैसे ही रहेंगे, पूरी ज़िंदगी उनके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, पूरी ज़िंदगी उनके बच्चे जो है एक स्टैंडर्ड का लाइफ नहीं अवेल कर सकते हैं। तो करना क्या है, एक ऐसा स्टेप लेना है कि जो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप होना है कि जो जिस चक्र में वो फंसे हैं, जिस गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हैं, उस चक्र को वो तोड़ के बाहर निकले। कल को उनकी जो है कंडीशन ऐसा हो कि वो उनकी सरकार पर से निर्भरता खत्म हो जाए। ये इस तरह का स्टेप लेना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार देना पड़ेगा। स्वरोजगार को भी प्रोत्साहित हम दे सकते हैं। उसके लिए हम लोग सरकार को क्या करना पड़ेगा, जो चीप लोन अवेलेबल करवाना पड़ेगा, सस्ती जो है ऋण नीति अपनानी पड़ेगी, यानी ऋण अवेलेबल हो, लोन अवेलेबल हो, सस्ती लोन अवेलेबल हो पाए, जिसके कुटीर उद्योग जो है शुरू कर सके, छोटा मोटा उद्योग धंधा जो है शुरुआत स्वावलंबन का जीवन जी सके। और इसके लिए कि बैंक को भी जो है सहयोग करना पड़ेगा। वैसे भी जो आरबीआई जो है सस्ती मुद्रा नीति की अपना ही रही है। अभी बहुत रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट इस सब में कटौती, दरों में कटौती, बैंक रेट इस सब में कटौती हुआ है। लेकिन जो ऊंचे स्तर पर जो बात करते हैं कि सस्ती ऋण नीति हुई है, उसकी पहुंच जो है नीचे तबके में भी होना चाहिए। नीचे तक के लोगों को भी पता होना चाहिए कि उनके लिए जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल है, इस काम के लिए उनके पास लोन की ये फैसिलिटी अवेलेबल है, वो ये काम कर सकते हैं। सही उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि ये स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होना चाहिए, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं देख रही हूँ जहाँ पर मैं काम करती हूँ, वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। लेकिन वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लोग एडमिशन लेते हैं, लेकिन वहाँ पर वो ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। बस वो अपना एडमिशन करवा लिया, उसके बाद वो जैसे तैसे सर्टिफिकेट ले लिए, 6 मंथ्स या 8 मंथ्स या 1 ईयर का सर्टिफिकेट वो ले लिए, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं। ऐसे नहीं होगा। ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को भी है जो लोग गरीब हैं, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो ट्रेनिंग नीड है वो नहीं उनके पास है। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट जो प्रोग्राम रन करती है, जो उनको ट्रेनिंग देती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने के लिए जितने गवर्नमेंट स्टेप लेती है उसमें वो सहयोग करें, वो सही से वो लर्न करें और उस डायरेक्शन में वो स्टेप लें और जानकारी हासिल करें। अभी तो बहुत सारे मीडियम हैं जहाँ पर कि आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि आपको किस चीज़ में कितना लोन मिलेगा, किस चीज़ के लिए क्या ट्रेनिंग है। बहुत सारी चीज़ें जो है फैसिलिटीज़ है, लेकिन समाज में एक अवेयरनेस, जागरूकता भी लाना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए क्या स्टेप है, कैसे लेना है। तो आप हाथ पे हाथ देकर बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ देकर बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि सरकारी चीज़ें हमारे घर आंगन तक आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और एक बात है कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ रोजगार का सृजन नहीं हुआ है, रोजगार का सृजन हुआ है। जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हुए हैं
उसमें रोजगार सृजन के लिए स्टेप लिए गए हैं, रोजगार सृजन के लक्ष्य रखे गए हैं, लेकिन लक्ष्य को पूरा कर पाते उससे ज़्यादा ही बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई। तो हम लोगों को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, हम लोग को पॉपुलेशन कंट्रोल पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि हम बिहार की बात करें, चूँकि बिहार की इसलिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा बर्थ भी बिहार में हुआ था और मैं अभी सर्विस भी बिहार में कर रही हूँ, तो मेरा अपना स्टेट है, तो बिहार की बात कर रही हूँ। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी अधिक है, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। हमारी चूँकि बिहार और झारखंड का डिवीज़न हो गया तो मिनरल स्टेट बन गया झारखंड। जितने भी मिनरल रिसोर्सेज थे, खनिज संपदा जो बोलते हैं, वो चले गए झारखंड में। बिहार के पास क्या बचा? हमारे पास बचा एग्रीकल्चर फील्ड, यानी हमारा जो विकास है वो एग्रीकल्चर के थ्रू जाएगा, से जाएगा। तो हम लोगों को ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करें। शायद, मैं बोल रही हूँ शायद, यदि हमारा पॉपुलेशन इतना विस्फोटक स्थिति में नहीं पहुँचता तो शायद हमारे यहाँ इतनी गरीबी नहीं होती, हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी शायद नहीं होती। क्योंकि यदि किसी पंचवर्षीय योजना की मैं बात कर रही हूँ, आप स्टार्टिंग से पढ़िएगा तो एक लक्ष्य रखा जाता है कि इस पंचवर्षीय यानी कि पंचवर्षीय योजना 5 सालों के लिए बनती है। तो इस 5 साल में हमें रोजगार इतना जनरेट करना है, यानी रोजगार का, यदि आप 1 करोड़ का रोजगार सृजन का आप लक्ष्य रखते हो और उस लक्ष्य को, हालांकि किसी भी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य को जो है पूरा प्राप्त नहीं किया गया है, लेकिन जो ही लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई है, यदि हम सपोज करते हैं कि 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया और उसमें से क्या हुआ कि 80 लाख जो है रोजगार का सृजन हुआ, 20 लाख पॉपुलेशन जो है वो बच गए जिनको कि रोजगार नहीं मिला। किसी, मान लेते हैं, हम सपोज करते हैं कि 1974 to 78 के बीच जो पंचमी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, जिसमें कि जिसकी प्राथमिकता और जिसका मुख्य उद्देश्य ही था गरीबी उन्मूलन। तो गरीबी उन्मूलन आप कैसे करोगे? जब तक कि हम रोजगार नहीं देंगे, जब तक कि हम काम नहीं देंगे, तब तक हम गरीबी उन्मूलन की कैसे बात करेंगे? तो यानी कि यदि पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की बात की गई, उनको रोजगार देने की बात की गई, तो जितना लक्ष्य रखा गया उससे सपोज कर लेते हैं कि 20 लाख जो है लक्ष्य से हम पीछे रह गए। 20 लाख जो कार्यशील जनसंख्या थी, जिसको कि काम की जरूरत थी, जो काम चाहते थे, जिनको हम काम नहीं दे पाए, लेकिन जैसे ही 6th 5 years प्लान में एंटर किए, 1974 से जैसे ही हम 78 में गए, वैसे ही वो जो है जनसंख्या, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई। अब बढ़ के हो गई तो 1 करोड़ थी, अब 1 करोड़ और जुड़ गया। 1 करोड़ और जुड़ गया तो मतलब 20 लाख को पहले ही हम नहीं दे पाए थे, 20 लाख हम पहले ही रोजगार नहीं दे पाए, 1 करोड़ और जुड़ गया। तो अब क्या हो गया? 6th 5 years प्लान के लिए हमारे पास जो है बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ 20 लाख हो गई। इस तरह से जो है हमारा एक साइकिल चलता रहा। जो हम, एक तो है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, जो लक्ष्य, जितना रोजगार सृजन का हम लक्ष्य रखे वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। दूसरा ये कि जो हमारी जनसंख्या है वो इतनी तेजी से बढ़ी कि वो जुड़ कर और बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल होते चले गए। मैं बता रही हूँ का जो मेरा बर्थ है 80s का जो मेरा बर्थ है, उस समय जो जनसंख्या ग्रोथ रेट था बहुत हाईएस्ट था, 2.5 के लगभग था उस समय। तो उस जहाँ पर कि हम जहाँ पर जनसंख्या ग्रोथ 2.5 लाख होगा, वहाँ पर हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि गरीबी नहीं होगा। और एक और चीज़ें हैं हमारे समाज में, बहुत जनरल चीज़ें हैं, बहुत सोचने वाली चीज़ें हैं, जिसका कि लिविंग स्टैंडर्ड, जिसका इनकम हाई है, उनके बच्चे कम हैं।
गरीब हैं उनके बच्चे जो है ज़्यादा है। मैं एक घटना बताती हूँ। मैं गांव की मैं बात बता रही हूँ। वैसे मेरा खगड़िया डिस्ट्रिक्ट मेरा घर बता रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ एक मैनेजर थे तो उनके जो है 4-5 बच्चे हो गए। तो मैं पूछी कि इतना सारा बच्चा क्यों है आपके पास? तो वो बोले कि 4-5 बच्चा इसलिए है क्योंकि जब ये बड़ा होगा तो हर तरफ से हमारा इनकम होगा। तो कैसे होगा इनकम? अरे 2-4 जो है ना ट्रेन में दातुन भी बेच के आएगा तो हर दिन का तो 100 रुपया लेकर आएगा। यदि कोई खेत में जो हार्वेस्टिंग होता है ना, तो हार्वेस्टिंग के बाद मैं देख चुकी हूँ गांव में, हार्वेस्टिंग के बाद जो है जैसे गेहूं की कटाई हुई या धान की कटाई हुई, तो हार्वेस्टिंग के बाद जो है ना थोड़ा बहुत बच जाता है, वो अनाज जो धान की बाली बच जाती है, ये गेहूं की वो लेकर आएंगे। वो उनकी सोच ये थी कि यदि हमारे 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे जो है 4 तरफ से हमको सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करेंगे। ये कैसा सोच है? आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे दातून ही बेचें? आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे जो है किसी और के खेत में जाके, लैंड में जाके वो बाली लाए? बस यही आपके 4 बच्चे, आप ये सोचो, आपकी सोच यहाँ ये होना चाहिए कि हमारे 4 बच्चे हैं तो हम उसको पढ़ाएंगे कैसे, हम उसको जो स्टैंडर्ड के जीने का साधन है उसको अवेलेबल कैसे करवा पाएंगे, ये सोच होना चाहिए। हमको पढ़ाना है, अपने जिस हम फंसे हैं उस गरीबी के दूसरे में अपने बच्चों को फंसने नहीं देना है। तो हम लोगों को जनसंख्या पर भी ध्यान देना पड़ेगा, कंट्रोल पर ध्यान देना पड़ेगा। तो जो वो एक तबका, आज भी मैं जहाँ पर सर्विस कर रही हूँ वहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो लोग गरीब हैं उनको 3-4 बच्चे हैं। जो लोग अच्छा, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनका इनकम अधिक, उनके बच्चे कम हैं। तो कैसे हम साइकिल तोड़ेंगे? कैसे हम वो जो विशेष साइकिल है, जो गरीबी का दुष्चक्र है, हम कैसे तोड़ेंगे? जहाँ पर कि जो उस चक्र में फंसे हैं उनके पास ज़्यादा बच्चे हैं, जिनके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, जिनके पास न्यूनतम जो है उनके पास ज़्यादा बच्चे हैं, वो कैसे उस साइकिल को तोड़ पाएंगे? तो ये अवेयरनेस फैलाना होगा और लोगों को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा कि जो है पॉपुलेशन जो है एक बहुत बड़ा, हमारे देश में जो जनसंख्या है एक बहुत बड़ा बाधा है। गरीबी में हम लोग को गरीबी के तरफ जो पुश करने में जनसंख्या जो ये विस्फोट है हमारे यहाँ जनसंख्या है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोगों के देश। जब ऐसे तो डेटा से मैं जानती थी कि बिहार में जो है रोजगार नहीं है, तो लोग जो है बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो। जैसा रिसेंट में जो अपडेट है कि सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, बिहार में है। तो पता था मजदूर जो है वो दूसरे स्टेट में जाके कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए जाते थे। इस बार तो देख के लगा कि नहीं, कितने लोग हैं जो कि दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो जनसंख्या का विस्फोट है वो भी जिम्मेवार है। यानी कि सरकार, हर चीज़ के लिए सरकार पर दोष नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कुछ हमारा अपना भी मोरल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। मोरल ऑब्लिगेशन ये होना चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। उसमें हम जनसंख्या कंट्रोल तो कर सकते हैं, हम खुद भी इतना एफर्ट लगा सकते हैं कि हम अपने गरीबी के जो दुष्चक्र को है तोड़ सकते हैं। यदि हमारे पास बच्चे कम होंगे तो हम उसको एक स्टैंडर्ड का लाइफ दे सकते हैं। जो हमारा कमाई है, जितना ही कमाई है उसमें हम उसको पढ़ा सकते हैं, उसको स्कूल तक पहुंचा सकते हैं, वो उसको एक एडुकेटेड इंसान बना सकते हैं। यदि एक रिक्शा पुलर है, एक आदमी रिक्शा चलाता है और उस
बच्चे हैं तो रिक्शा चला कर वो क्या कर लेंगे? बच्चे को कितना क्या कर पाएंगे? बच्चे हैं तो शायद वो रिक्शा चला के, ऑटो चला के भी बच्चे को अच्छे स्कूल्स में डाल सकते हैं, कोचिंग, उसके बच्चे भी आईएएस बन सकते, बन भी रहे। एग्जाम्पल्स हमारे समाज में हर तरह के एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि जो है जो रिक्शा पुलर हैं या ऑटो वाले हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जिसके बच्चे बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर गए। तो ये हम लोगों को अपनी जो है मोरल ओब्लिगेशन को समझना पड़ेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के तरफ कुछ है जिसको कि हम लोग उठाना पड़ेगा। सिर्फ दोषारोपण करने से नहीं होगा। दूसरा कि मैं पहले ही बताई कि जो सरकार के तरफ से जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं रोजगार सृजन के या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, वो एवेल करना है। ये नहीं कि टाइम पास। मैं कुछ कमेंट्स देख रही थी बच्चों के, इसी फेसबुक लाइव पर कोई जो है अपना लेक्चर दे रहे थे, जैसे कि मैं दे रही हूँ। बहुत पसंद नहीं आएगा कि मैम की सब बेटा चीज़ें बोलती रहती हैं, गरीबी बेरोजगारी कौन सी बड़ी बात है, ये सब जगह सब जानते हैं क्या है नहीं है। तो वो बच्चे कमेंट किए थे कि मैडम पढ़ाते तो नहीं हैं, क्लास तो होती ही नहीं है, पढ़ाते तो हो नहीं, और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आके लेक्चर दे रहे हो। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। आप क्लासरूम आते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो पीरियड में आपका जिसका क्लास है आप उस क्लास को अटेंड कीजिए। यदि एक बच्चे भी हमारे क्लास में आएंगे, यदि टीचर क्लास नहीं लेगी तब वो फॉल्टी है, तब वो आप कुछ बोल सकते हो। आप आते नहीं, आप घर में बैठे रहोगे और आप चाहोगे कि आप एडुकेटेड हो जाओ। आपको क्या घर में जाके टीचर पढ़ाएगी? तो आप अपना मेंटालिटी चेंज कीजिए। आप खास करके हम लोगों की एक आदत है, हमारी एक हैबिट है दूसरे को दोषारोपण करना, चाहे वो टीचर ही। जैसे कि आपको कुछ नहीं आता है, आप व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यू डोंट नो हाउ टू रीड, हाउ टू अंडरस्टैंड, यू डोंट अटेंड द क्लास। तुम क्लास भी नहीं अटेंड करोगे और चाहोगे कि तुमको सब कुछ आए, तुमको भी अच्छे से आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस प्लेटफॉर्म पे आप जो है कमेंट करते हो कि मैडम अच्छी बातें, आप क्लास नहीं करते हो, आप उसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल हो? क्या आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो? टीचर्स तो अभी कोविड है, अभी स्कूल्स बंद हैं, लेकिन जब कॉलेजेस होते हैं टीचर्स तो अपनी ड्यूटी करते हैं, सारे होते हैं। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप कॉलेज आओ, जो सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल हैं एटलीस्ट। अब एक एक्सक्यूज़ हमारे यहाँ के बच्चों का एक एक्सक्यूज़ होता है कि सब्जेक्ट टीचर ही नहीं है। अरे तो तुम्हारे 3 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है, उसके 2 टीचर अवेलेबल है, तो दो क्लास तो करो। तुम क्लास करने के लिए आओगे नहीं, और फिर दोषारोपण करोगे टीचर पर और बोलोगे कि एक तरह से तुम एब्यूज। आप जो है इस प्लेटफॉर्म पे आके अच्छी बातें करते हैं, कुछ सिखाते नहीं है। यही हमारा जो सोसाइटी है ना, ये दोषारोपण का सोसाइटी है। हम गरीब किस लिए हैं? क्योंकि सरकार हमको रोजगार नहीं दे रही है। हम गरीब किस लिए हैं? हमको खाने के लिए पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो हमको सरकार अनाज नहीं दे रही है। हम गरीब किस लिए हैं? हमारे बच्चे जो हैं भूखे हैं। ये हम नहीं बोलेंगे कि हमारे 4-5 बच्चे हैं, हम ये बोलेंगे कि सरकार जो है हमको उतना उस अमाउंट में हमको अनाज नहीं दे रही है, उस अमाउंट में हमको हेल्प नहीं कर रही है। ये जो दोषारोपण की प्रवृत्ति है, इसी के वजह कहीं ना कहीं हम लोग जो है इस जो है चक्र में फंसे हैं, इस दुष्चक्र में फंसे हैं। हम लोगों को ऊपर उठना, हम मानते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को निभाना चाहिए वो उतना नहीं निभा पाती है। जो स्टेप लेना चाहिए, चाहे अभी का ही जो राहत पैकेज सपोर्ट हैं, जो जितना कर रही है वो काफ़ी नहीं है, जरूरत है।
लेकिन इसके साथ साथ भी हमारा भी मोरल ऑब्लिगेशन है कि जो फैसिलिटी हमको अवेलेबल होता है उसको हम अच्छे से अवेल करें। हम जब तक हम खुद एफर्ट नहीं लगाएंगे तो हम नहीं सोच सकते हैं कि हर जगह हर कोई हमको उंगली पकड़ के उठाने वाला होगा। आपको एक बच्चे को खुद से गिरना होता है, खुद से आगे बढ़ना होता है, वो चीज़ करना है। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो? दूसरे के लिए, अपने लिए करो। एटलीस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल तो हम कर ही सकते हैं। पॉपुलेशन यदि हम कंट्रोल कर लेंगे तो हम बहुत अधिक विजय प्राप्त कर लेंगे। बेरोजगारी पर विजय प्राप्त, मैं पहले ही बताई, जितना हम लक्ष्य रखते हैं उससे कहीं अधिक हमारी जनसंख्या खड़ी हो जाती है, बेरोजगारों की संख्या खड़ी हो जाती है। हम उस पर तो कंट्रोल कर सकते हैं। जो मान लेते हैं कि हमारा 1000 रुपया कमाई है, 1000 हमारा अर्निंग है, और उस 1000 को हम 5 भाग में बांटते हैं तो हमारा 200 रुपया होता है। उस 1000 को हम 2 भाग में बांटेंगे तो हमको 500 रुपया पड़ेगा। ये तो हम कर सकते हैं। तो अभी का जो समय है बहुत क्रिटिकल समय है, बहुत ख़राब समय चल रहा है। अनलॉक होने के बावजूद भी हम जानते हैं इकोनॉमी पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुआ है। आज भी हम घर में हैं, घर में रहने के लिए विवश हैं, और सिर्फ कोविड ही हमको सता नहीं रहा, हमको जो है गरीबी और बेरोज़गारी की जो है मार भी सता रही है। एक बहुत बड़ा तबका कि इस त्रासदी से ग्रस्त है कि अब हमारा भविष्य क्या होगा। कठिन समय है और इस कठिन समय को हमको झेलना ही है।